ठीक है सर, तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे लगा रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो कि अगर स्क्रीन शेयरिंग पे आपको दिख रही है नहीं। जस्ट अ मिनट। सो या माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो वी ऑल नो कि 1 फेब को इस बार हमारा यूनियन बजट 2025 प्रेजेंट हुआ था। तो बजट के काफी अपडेट्स तो हम सबको शायद पता ही है, क्योंकि काफी अभी टाइम निकल गया है, काफी दिन निकल गए हैं। हम प्रोफेशनल्स को तो पता ही है, और जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन है, सैलरीड हैं, शायद उनको किसी न किसी के थ्रू, अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू काफी अपडेट्स मिल गए होंगे। तो आज का हमारा पर्पस केवल बजट्स में क्या अपडेट है उसके रिगार्डिंग नहीं है। अपडेट्स के साथ साथ हम कैसे उन चीजों को प्रोफेशनली या फिर एज अ बिजनेसमैन और एज अ टैक्स पेयर अपने टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अलग अलग बिजनेसेस के लिए या फिर अलग अलग टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हमको इस फाइनेंशियल ईयर में अवेलेबल हैं, और क्या बेनिफिट्स हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेलेबल हैं, या फिर किस तरीके से हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वी वुड कवर दैट ऑल्सो। एंड आवर सेकंड मेन टॉपिक वुड बी सेक्शन, जैसे मैंने सेक्शन 43BH, दैट इज द MSME 45 डेज पेमेंट रूल। सो सिंस आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, सो यहाँ बहुत बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। सो दिस सेक्शन हैज हिट हार्ड मैनी ऑफ अस लास्ट ईयर। बट लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था, तो काफी लोग इसको लेकर रिलैक्स थे, कुछ लोगों ने कॉम्प्लाइंसेस नहीं कंप्लीट करे थे। मैनी वर एक्सपेक्टिंग कि ये सेक्शन शायद पुल बैक हो जाएगा मे बी इस बजट में, इंटरिम बजट में। बट हम लोगों को कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिला। सो दिस सेक्शन अब आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वी विल डिस्कस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, बट लेट अस स्टार्ट। एंड एवरीवन, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, प्लीज रेज हैंड का ऑप्शन नीचे यूज करिएगा जब भी हम आपसे क्वेरीज के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे। सो नीचे रिएक्ट रिएक्ट में जाके रेज हैंड करिएगा, चैट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चंस मत डालिएगा, बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू व्यू द चैट बॉक्स। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन एंड माई टॉपिक्स। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बजट के रिगार्डिंग हम अपने इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर करेंगे। सो वी वुड हैव एन ओवरव्यू। टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजेस हैं, वी वुड कवर दैट। सैलरीड इनकम क्लास के लिए क्या चेंजेस हैं, कैपिटल गेन्स में क्या क्या चेंजेस हैं, MSME क्लासिफिकेशन और MSME के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, TDS और TCS में कुछ रेशनलाइजेशन स्कीम्स आई हैं, कुछ चेंजेस आए हैं रेट्स में, वी वुड डिस्कस। और सम अदर अमेंडमेंट्स जो इस बजट में आई हैं, वी वुड कवर दैट ऑल्सो। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि हम बजट 2025 तो ले ही रहे हैं, साथ में जो इंटरिम बजट इस साल आया था, हम उसके भी कुछ प्रोविजंस कवर करेंगे, जो प्रोविजंस 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हैं, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग जो इस बजट में चेंजेस हुए हैं। सो वी वुड कवर बोथ इंटरिम बजट चेंजेस एंड द बजट चेंजेस कवर्ड, मतलब जो अभी आए। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस बजट में मेनली निर्मला ताई ने, मैं ताई यूज करूंगा निर्मला जी के लिए, क्योंकि अब तो शायद सबकी बहुत अच्छी वो चहीती ताई हो गई है इस बजट के बाद से। मैं समझता हूँ आज से पहले शायद उनको सब पोसते ही थे, या किसी न किसी तरीके से हम, उनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं थी। बस इस बजट के बाद से ताई ने अपनी छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है शायद काफी लोगों के लिए, और एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन गई है शायद ताई इस बार से हमारे लिए। तो इस बजट में देखिए सर, 3 चीजों को बहुत प्रायोरिटाइज किया गया। दो 3 थिंग्स आर टैक्स रिलीफ, इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेशन एंड कॉम्प्लाइंसेस का सिंप्लीफिकेशन। तो बहुत अच्छा टैक्स रिलीफ हम लोगों को मिला है इस बजट में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था किसी भी जने को। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत रास्ते ओपन किए गए हैं इस बजट के थ्रू, और कॉम्प्लाइंसेस को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो हम समझेंगे कैसे कैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स को, बिजनेसेस को, ट्रेडर्स को क्या क्या इम्पैक्ट हमको इन चीजों से मिलेगा। तो ये सर एक छोटा सा मीम है हमारे लिए, कि 12 लाख तक की शायद इस बार सबने सुना है,
कि 12 लाख तक की सैलरी को इस बार टैक्स फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो चलिए उत्सव की तैयारी शुरू करते हैं सब लोगों की। अगले साल से जो लोग शायद 7 लाख या 5 लाख तक की आईटीआर भरते थे, अब सबकी आईटीआर एकदम से शायद 12 लाख तक पहुंचने वाली है। या जो लोग 12 लाख की आईटीआर या टैक्स स्लैब्स में थे, अब उन लोगों को मैसिव टैक्स बेनिफिट्स हो गए हैं। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिक इस बार टैक्स स्लैब्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बजट में। वी वुड कवर बोथ कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अब क्या टैक्स स्लैब्स हैं, न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, जो यूनियन बजट 2025 है उसके जो भी टैक्स रेट्स अब एप्लीकेबल हैं, दोस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2025। ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। दिस इज अ बिग सरप्राइज। कोई भी ओल्ड टैक्स रिजीम से रिलेटेड कोई भी टैक्स चेंजेस या अपडेट्स नहीं आए हैं। एज इट इज जो टैक्स रेट्स हमारे 2-3 साल से चल रहे हैं वो वैसी के वैसी हैं। न्यू टैक्स रिजीम में इस बार हमको मैसिव टैक्स बेनिफिट्स और चेंजेस देखने को मिले हैं। जो हमारी बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 2.5 लाख से 4 लाख कर दी गई है। मीनिंग 4 लाख की इनकम तक हमको अब कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है। इनकम टैक्स रिबेट को, जो पहले 5 लाख थी ओल्ड टैक्स में, न्यू टैक्स में 7 लैक्स थी, उस रिबेट को बढ़ा के अब 12 लैक्स कर दिया गया है। मीनिंग अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है तो जो भी उस पर टैक्स पेएबल होगा उसका रिबेट मिल जाएगा एंड योर नेट टैक्स लायबिलिटी वुड बी जीरो। स्टैंडर्ड डिडक्शंस सैलरीड लोगों के लिए 75,000 कर दी गई है। एंड ऑन द राइट साइड कॉर्नर यू कैन सी जो टैक्स स्लैब है वो 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%। हर 4 लाख पे 5% का टैक्स स्लैब इंक्रीज हो रहा है। 24 lakhs से ऊपर अब 30% का टैक्स स्लैब है, जो इससे पहले वाले न्यू टैक्स रिजीम में लास्ट ईयर तक, हम अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो 15 लाख से ऊपर 30% था। तो यू कैन सी कि जो 15 लाख से ऊपर अब 30% का स्लैब हुआ आजकल है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 30 लाख से ऊपर के स्लैब पे लगेगा। सॉरी, 24 लाख से ऊपर के स्लैब पे। तो दैट इज अ मैसिव टैक्स रिलीफ फॉर अस। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बजट का एक बार अपडेट है जो निर्मला जी ने, ताई ने बहुत क्लियर कर दिया था। काफी कॉम्प्लिकेशन इस साल भी हमको आईटीआर फाइल करने में फेस हुई थी इस बार। अब ये चीज क्लियर कर दी गई है कि जो 87A का टैक्स रिबेट है 12 लाख की इनकम तक, इट वुड बी एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट्स। अब सर स्पेशल रेट्स की इनकम किसको बोला जाता है? चैप्टर 12 में डिफाइंड है, जो भी आपके कैपिटल गेन्स हैं, बी इट फ्रॉम शेयर्स, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 8 लाख रुपए है, तो वैसे तो आपका टैक्स रिबेट के हिसाब से टैक्स जीरो है। लेकिन अगर उसमें आपकी 50,000 की भी शेयर्स की इनकम है, भले ही वो शॉर्ट टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म हो, तो उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, जो भी उनके एप्लीकेबल रेट्स हैं। तो ये अब तक एक कंफ्यूजन था, इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट कैपिटल गेन्स पे और या फिर इनकम जो आपकी लॉटरीज वगैरह से होती है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। आपकी कितनी भी इनकम हो, भले ही वो 12 लाख से कम हो, लेकिन अगर आपकी शेयर से कोई भी इनकम है, अगर 1,000 रुपए की इनकम भी है तो उस पर आपको टैक्स पे करना है। तो ये बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है सब लोगों को कि जो, क्योंकि अब आजकल मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डीलिंग इन शेयर ट्रेडिंग, ये म्यूचुअल फंड में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबके ही कैपिटल गेन्स आते हैं। तो अब तक हम लोग टैक्स देने से बच जाते थे, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से एंड इवन इन करंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो वी वुड हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट इनकम। ओल्ड टैक्स रिजीम में सर एक बेनिफिट है, अगर आपका 5 लाख से कम है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम पे अभी आप 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है और आपके कैपिटल गेन्स हैं शेयर से, म्यूचुअल फंड से, तो आप उसमें आप टैक्स से बच सकते हो इफ योर टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स इज लेस देन 5 लैक्स। सो ये एक टैक्स प्लानिंग का तरीका हो सकता है। कुछ हम लोग में से कुछ लोग होते हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है, या फिर बिजनेस किसी और फर्म में, हम इंडिविजुअल नेम में केवल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मान लीजिए हम केवल शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, हमारे कैपिटल गेन्स काफी लोगों के होते हैं और वो 5 लाख से कम होते हैं। तो उस केस में हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके अपना काफी पैसा बचा सकते हैं। आप सर एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि जो बजट में हम लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, हमको कितने की इनकम पे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारी 8 लाख की इनकम है तो करंट जो न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स हैं उसमें हमारा 30,000 रुपए का टैक्स बनता है। अब जो बजट में टैक्स रेट्स प्रपोज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा 20,000 रुपए का।
लेकिन क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स की रिबेट है, तो हमारा जो टैक्स है वो नील हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 8 लाख पे जहां पे अब तक 30,000 का टैक्स पेबल था, नेक्स्ट ईयर से हमको केवल जीरो टैक्स पे करना है। सिमिलरली 12 लाख की इनकम पे 80,000 का टैक्स पेबल था, अब 12 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स, मतलब हमारे 80,000 रुपए की टैक्स की सेविंग होगी। जो मैक्सिमम टैक्स सेविंग हमको देखने को मिलेगी, इट वुड बी 1,10,000 रुपीज। तो जिसकी भी इनकम 24 लाख या उससे ऊपर है, उसको 1,10,000 रुपए का टैक्स का बेनिफिट है प्योर। हम लोग कह सकते हैं किसी भी जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं जिनकी इनकम 24 लाख से ऊपर है, कि आपको सीधा सीधा 1,10,000 रुपए का टैक्स का बेनिफिट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। सो इट्स अ वेलकम चेंज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और ताई ने इस बार सबको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। कोई भी किसी भी टैक्स स्लैब में हो, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला है। हाँ, ये सर एक स्नैपशॉट है कि क्या क्या बजट में इस बार इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस हैं। आई वुड शेयर माई पीपीटी इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो वी कैन गो थ्रू इट लेटर। एक ये बर्ड्स आई ओवरव्यू है, जो मेजर मेजर चेंजेस हमारे हुए हैं। वी वुड कवर द मेजर थिंग्स इन आर कमिंग स्लाइड्स। अब एक चीज सर समझ लेते हैं कि बजट में सर मेन क्या होता है। बजट बेसिकली एक जीडीपी का, इकोनॉमी का क्या होता है, कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मतलब एक इकोनॉमी की या जीडी एक कंट्री की इनकम कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। तो सर एक हम देखें, हमारे लिए एक बहुत दुखद ये चीज है कि आज भी इंडिया की 24% बजट हमारा बोरिंग्स और लोन एंड लाइबिलिटीज से आता है। 18% हमारा जीएसटी से आता है, 22% इनकम टैक्स से, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से। लेकिन स्टिल आज मैक्सिमम हमारा जो बजट का पैसा है वो हमारी बोरोइंग से आता है। जो फॉरेन बोरोइंग्स हम लोग करते हैं या फिर बैंक बोरोइंग्स करते हैं, वो सारा पैसा हमारा वहां से आता है। अच्छा, अब सर हमारा पैसा जाता कहाँ है। सर हमारा सारा पैसा आप देखिए, मैक्सिमम पैसा हमारा 20% आज हम लोग अपनी इकोनॉमी का हम लोग इंटरेस्ट की पेमेंट्स में दे रहे हैं। तो इट्स मतलब इट्स अ शेम फॉर आवर कंट्री कि आज हमारी कंट्री का 1/5 बजट केवल इंटरेस्ट की पेमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वाइडन देयर टैक्स बेस। जीएसटी इसको इसलिए आजकल जीएसटी में भी बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं फेक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ड्राइव चल रही है। इनकम टैक्स में भी काफी कुछ चल रहा है कि जिससे हमारे कंट्री का टैक्स बेस बढ़ सके और हम एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर लेस डिपेंडेंट हो सके। अब सर हम देखते हैं कि सैलरीड वालों के लिए हम इस बजट में क्या आया है। सबसे बड़ा रिलीफ जो मैं समझता हूँ इस बजट में, वो सैलरीड क्लास के लिए आया है। हमने ये तो देख ही लिया कि 12 लाख तक की सैलरी पे अब कोई टैक्स नहीं है। तो अब से शायद एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे, सर सैलरी ना मेरे को 12 लाख से कम चाहिए, क्योंकि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको अगले स्लाइड में कुछ और ऐसा दिखाऊंगा कि हम 14.6 लाख तक की सैलरी को भी टैक्स फ्री कर सकते हैं। बहुत फूल प्रूफ तरीका है। हम वी विल अंडरस्टैंड हाउ। जनरली अभी हम क्या कर रहे हैं, 12,75,000 तक की सैलरी हमारी इस बजट में टैक्स फ्री हो चुकी है। 12 लाख की बेसिक एग्जामिशन मतलब रिबेट के साथ लिमिट है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड लोगों को। तो 12,75 की हम लोगों को सैलरी इस बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से टैक्स फ्री हो जाएगी। ये सर एक सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए कंपैरेटिव चार्ट है कि क्या अब भी हमें इस नए बजट के बाद न्यू टैक्स में या ओल्ड टैक्स में बेनिफिट कुछ है ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का। सर बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मैक्सिमम केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का फायदा नहीं है। बट थ्रू दिस टेबल वी कैन सी, हमारी जो लेफ्ट साइड में है ये हमको इनकम दे रखी है, और जो ऊपर टॉप रो है ये डिडक्शंस हैं। तो वी कैन सी अगर हमारी सैलरी फॉर एग्जांपल 17 लाख रुपए है और डिडक्शंस हमारे 6.5 लाख या उससे ऊपर के हैं, तो उस केस में हमें अब भी नेक्स्ट ईयर भी ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी। सिमिलरली अदर टैक्स इनकम ब्रैकेट्स में भी हम देख सकते हैं जहां डिडक्शंस हमारे सर्टेन लेवल से 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख से ऊपर बैठ रहे हैं। और वो बैठ भी सकते हैं बिकॉज आपका 80C होता है, 80CCD होता है। हम एचआर का एग्जामिशन लेते हैं, हम हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, 2 लाख का रिडक्शन में वहां से मिलता है। कुछ हम डोनेशंस दिखाते हैं, पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल डोनेशंस। तो इन सब मोडस ऑपरेंडी के थ्रू आप लोगों को डिडक्शन 6 लाख, 7 लाख या उससे ऊपर आराम से बैठ जाते हैं हाई टैक्स पे, जो हाई सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। तो उस केस में कमिंग ईयर में भी हमको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। टिल नाउ किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है सो दे में रेज देयर हैंड।
अगर कोई भी अभी तक सैलरीड इंडिविजुअल्स तक, या अभी जो भी हमने टैक्स स्लैब्स कवर करे हैं, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सो वी कैन टेक देम अप। एक सर अब हम बहुत बड़ा चेंज या फिर एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं कि कैसे सैलरी इंडिविजुअल, जो लोग सैलरी पे हैं, वो 14.65 लाख तक की सैलरी को अपना टैक्स फ्री बना सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। मान लीजिए सर, अगर हम अपनी बेसिक सैलरी को एम्प्लॉयर से बात करके 7,32,000 करवा लेते हैं, मतलब 50% सैलरी हमारी हम बेसिक का पार्ट बना लेते हैं, एंड 50% सैलरी वुड बी अदर, तो हमारी टोटल सैलरी हो गई सर 14,65,000 रुपए। ठीक है, 75,000 हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 12% बेसिक सैलरी का एम्प्लॉयर हमारे पीएफ में डालेगा, तो दैट्स एन डिडक्टेबल एक्सपेंस, वो हमारी सैलरी का पार्ट नहीं बनता है इनकम का। 88,000 वहां लेस हो जाएंगे। 14% हम बेसिक सैलरी का अपने एम्प्लॉयर से बोल के अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। सो दिस इज अंडर सेक्शन 80 CCD 2। सो आई मे टेल यू दैट ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस वैसे अलाउड नहीं है कोई भी चैप्टर 6 के, लेकिन दिस सेक्शन इज एक्सक्लूडेड। आप 80 CC 2 का डिडक्शन एनपीएस का ले सकते हैं। सो 1,02,000 रुपए हमने अपने एम्प्लॉयर से अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करवा दिए। ये तीनों डिडक्शन से हटाने के मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, हमारी जो नेट टैक्सेबल सैलरी बची सर वो 11,99,500 रुपए बची। सो दैट इज, इट्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ 12 lakhs। सो हमने इस तरीके से 14.5 लाख की सैलरी को भी टैक्स फ्री बना लिया। सर ये एक टैक्स प्लानिंग का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल अभी वेबिनार में है, जिनकी सैलरी इस ब्रैकेट के अंदर आ रही है, दे कैन टॉक टू देयर एम्प्लॉयर्स, और जो प्रोफेशनल्स हैं दे कैन गाइड देयर क्लाइंट्स कि आप लोग अपने एम्प्लॉयर से बात करके इसको मैनेज कर सकते हो। और सेविंग्स की सेविंग्स हो जाएंगी हमारी एनपीएस के थ्रू में, और हम टैक्स के फॉर्म में पैसा देते हैं वो टैक्स ना देके शायद वो पैसा आप एनपीएस में डिपॉजिट कर देंगे। सो इट्स अ डुअल बेनिफिट। अब आते हैं सर कैपिटल गेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हमारे लास्ट इंटरिम बजट में कैपिटल गेन में कुछ मेजर चेंजेस हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इस साल से ही एप्लीकेबल हो चुके हैं। सो लेट्स गो थ्रू देम वंस। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी एसेट्स, जो पहले 10% था, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया था विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे अब 2.5% बढ़ चुका है, जो कि हमारे लिए लॉस है। सिमिलरली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है लिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे, उसमें हमने गवर्नमेंट ने रिलीफ दी थी, उस पर टैक्स 20% रिड्यूस करके 12.5% कर दिया था। एक और रिलीफ हमको मिला था, जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी या गोल्ड से आता है या फिर अनलिस्टेड असेट्स से मिलता है, उस पर टैक्स 20% से 12.5% कर दिया गया था, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट रिमूव कर दिया गया था। सो वी वुड अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट स्लाइड की इंडेक्सेशन के बेनिफिट हटने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए, फिर क्या बेनिफिट हुआ है। दिस अभी हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट ने हमको ऑप्शन दिया है कि अगर आप मान लीजिए लैंड या बिल्डिंग सेल करते हो, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो आप पुरानी वाली स्कीम के हिसाब से भी ऑप्ट कर सकते हो, दैट इज टू पे 20% ऑफ टैक्स विद इंडेक्सेशन, या फिर आप नए वाली स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो, दैट इज टू पे 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। सो दैट्स एन ऑप्शन अवेलेबल टू अस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी सिक्योरिटीज पर बढ़ा 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है इस साल से। सो दिस इज ऑल्सो एन लॉस फॉर टैक्स पेयर्स। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करे सर, अब ये समझते हैं। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, और ओल्ड टैक्स को एक तरीके से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। क्यों, उसका रीजन है, ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोग क्या करते थे कि हम टैक्स सेविंग सिक्योर असेट्स में पैसा डालते थे। मान लीजिए हमारी टैक्स फ्री एफडी है, पीएफ है, उसके थ्रू हमारी इनकम तो नॉन टैक्सेबल हो जाती थी, लेकिन जो भी हमको उन इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न मिल रहा है वो सारा टैक्स फ्री होता है, तो गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिल रहा उससे। अब हो क्या रहा है सर, आजकल मैक्सिमम लोग अब शेयर म्यूचुअल फंड से पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, स्मार्ट प्ले, कि न्यू टैक्स रिजीम में 87A से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट हटा दिया। अब हो क्या रहा है, कोई सब लोग जो भी अब म्यूचुअल फंड में शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको कैपिटल गेन्स होते हैं, हम देखते हैं आजकल, और सबको अब टैक्स भरना पड़ेगा।
तो पहले लोग जो लोग पीएफ में या फिर एफडी में पैसा डाल देते टैक्स फ्री, गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स इनकम नहीं होती थी वहां से, लेकिन अब वो पैसा डाइवर्ट होकर शेयर मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, और गवर्नमेंट को अब सारे ही लोगों से उस पे, भले ही उनकी इनकम 1 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, 10 लाख हो, सबसे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। और इसलिए गवर्नमेंट ने उन चीजों पे टैक्स भी बढ़ा दिया, 15% से 20% कर दिया शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे 10 से 12.5% कर दिया। एक और सा मेजर चेंज आया था इंटरिम बजट में, कि अब केवल 2 होल्डिंग पीरियड्स होंगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिफाइन करने के लिए, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी असेट को आप 12 महीने या उससे कम पे होल्ड करते हो, शेयर्स के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में, वो आपके शॉर्ट टर्म कहलाएंगे, एंड उससे ज्यादा आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। एंड फॉर अदर एसेट्स, दैट इज फॉर लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल एसेट्स, अगर आप 24 मंथ से कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 24 मंथ्स या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। पहले दैट पीरियड वाज 36 मंथ्स, इट हैज बीन नाउ रिमूव्ड। अब हम सब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट चेंज किया गया कैपिटल एसेट्स के लिए, मतलब दैट इज फॉर लैंड बिल्डिंग, उसका क्या इम्पैक्ट है और हमको कौन से उसमें जाना चाहिए, न्यू में या फिर ओल्ड वाली जो इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट था उसके साथ में। इसको सर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत मैसिव टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। एडवांस टैक्स भी हमारा इसी पे डिसाइड होगा, हम अपने क्लाइंट्स को या फिर खुद को गाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मान लीजिए आपका कोई 2001 का एक खरीदा हुआ घर है, जो आपने 20 लाख रुपए का खरीदा था। आज हम उसको, मतलब हम 2024-25 में उस घर को 76 लाख 1 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं। अगर हम उसको पुरानी वाली स्कीम में लेके जाते हैं, हम उसको इंडेक्सेशन करते हैं, तो हमारा जो 20 लाख की कॉस्ट थी, आज उसकी इंडेक्स कॉस्ट हो जाएगी 72,60,000 रुपए। हम उसको लेस करेंगे, हमारा कैपिटल गेन आ रहा है 27,40,000 रुपए। उस पर 20% टैक्स पेबल होगा पुरानी वाली स्कीम के हिसाब से, तो दैट इज अराउंड 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपीज। अब सर अगर हम नए वाले उसमें आते हैं, मतलब हम इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट नहीं लेते हैं और लेस रिड्यूस टैक्स रेट में आते हैं, तो हमारा 1 करोड़ में से 20 लाख का कॉस्ट कम होगा, कैपिटल गेन हमारा 80 लाख रुपए है, 12.5% पे टैक्स होगा। इस केस में हमारा 4.5 लाख का टैक्स का लॉस हो रहा है। मतलब जो अगर हम नई वाली टैक्स रिजीम में जा रहे हैं जिसमें हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इस सिनेरियो में हमको 4.5 लाख का लॉस हो रहा है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए 2001 की प्रॉपर्टी है 20 लाख की, और वो आज बिक रही है 5 करोड़ रुपए में। और ये सर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा होता है जो 2001 या उनसे पुरानी प्रॉपर्टीज परचेज होती हैं 1980, 90, तो 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, आज जब वो सेल होती है तो बहुत ज्यादा रेट्स पे सेल हो रही है वो प्रॉपर्टीज। उस केस में मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की वो लैंड सेल हुई, हमने इंडेक्स कॉस्ट को लेस करा, कैपिटल गेन हमारा आया 4 करोड़ 27 लाख रुपए, उस पर हमारा टैक्स बना 85 लाख रुपीज। अगर हम नई वाली स्कीम में जाते हैं जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं हम, तो हमारा कैपिटल गेन बन रहा है 4 करोड़ 80 लाख रुपए, टैक्स उस पर बन रहा है केवल 60 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे 25.5 लाख रुपए का टैक्स का बेनिफिट ले लिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें केस टू केस बेसिस पर जो भी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केसेस हैं, लैंड के, बिल्डिंग के, हाउस के, उनको स्टडी करना पड़ेगा कि वेदर हमको पुरानी वाली स्कीम में जाना है विद इंडेक्सेशन वाली में, या फिर हमको विदाउट इंडेक्सेशन वाले रिड्यूस्ड टैक्स रेट वाली स्कीम में जाना है। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैपिटल एसेट्स के केसेस में आपको एडवांस टैक्स भी बहुत जमा कराना पड़ता है, अच्छी खासी टैक्स लाइबिलिटी बैठती है। सो केस टू केस बेसिस पे हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको कौन सी स्कीम में ऑप्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। कुछ और छोटे चेंजेस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स पे पहले डिविडेंड हमारा 5,000 से ऊपर पे कट जाता था। अब जो हमको डिविडेंड मिलता है, सॉरी, शेयर म्यूचुअल फंड्स पे, अब 10,000 से ऊपर के डिविडेंड पे ही टीडीएस कटेगा। वन मोर चेंज, पहले क्या होता था सर कि अगर हमारे पास मान लीजिए 2 घर हैं, 2 रेसिडेंशियल हाउसेस हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हमको एक का तो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करना अलाउड था, और हमको दूसरे दूसरे उसके केस में, घर के केस में, हमको उसको इनकम दिखानी पड़ती थी। तो मतलब रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भले ही हमारी इनकम है या नहीं है, लेकिन हमको सेकंड वाले हाउस को उससे इनकम हमको दिखानी पड़ती थी। अब सर एक गवर्नमेंट ने वेलकम चेंज लाए हैं कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टीज को
नॉन टैक्सेबल क्लेम कर सकते हो, मतलब दोनों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो। उसमें कोई कंडीशन नहीं है। विदाउट एनी कंडीशन आप दो हाउस प्रॉपर्टीज को विदाउट रेंट, मतलब विदाउट एनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करे, आप उनको क्लेम कर सकते हो। एमएसएमई में सर बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। हम एक बार देख लेते हैं, ये हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक सर एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो है वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट पर्पस हम देखें तो माइक्रो का 1 करोड़ से या उससे नीचे का इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 5 करोड़ तक वो माइक्रो कैटेगराइज होता था। स्मॉल का था 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर। मीडियम के लिए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ का टर्नओवर। नाउ दोज लिमिट्स हैव बीन रिवाइज्ड। इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने 2.5x से बढ़ा दिया है और टर्नओवर को 2x से। सो अब माइक्रो एंटरप्राइज जिसका 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है, दे विल बी कैटेगराइज एज माइक्रो। और स्मॉल एंटरप्राइजेस 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एंड 100 करोड़ तक का टर्नओवर। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? अब हमारे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस एमएसएमई में क्लासिफाई हो जाएंगे। एमएसएमई क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फायदे हैं। हमको बैंक लोन्स में, सब्सिडी लोन्स में, काफी सारी स्कीम्स में एमएसएमई क्लासिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। और भी काफी बेनिफिट्स हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक भी है कुछ, कि जो एमएसएमई का 45 डेज का पेमेंट रूल है, अब जो बिजनेसमैन है उनको, ज्यादा लोगों को वो रूल क्योंकि उन पर अप्लाई हो जाएगा, उनके ज्यादा सप्लायर्स एमएसएमई में क्लासीफाई हो जाएंगे, तो एक कॉम्प्लायंस बर्डन बिजनेसेस के लिए बढ़ भी सकता है। एक और सर मेजर अपडेट आया था कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको टैक्स हॉलिडे मिलता है 3 साल का। तो वो सरकार ने, पहले वो लिमिटेड था, अब सरकार ने उस स्कीम को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो 2030 तक स्टार्टअप सब 3 साल का टैक्स हॉलिडे ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम चेंज। उसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाए हैं गवर्नमेंट, क्रेडिट कार्ड के कुछ स्कीम्स लाई हैं। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि एमएसएमई और छोटे उद्योगों को या स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए इंडिया में। और क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो स्टार्टअप्स के लिए है। दे आर ट्राइंग टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू बिजनेसेस। छोटे छोटे बिजनेसेस को सरकार चाह रही है कि वो आगे बढ़े। सो दिस बजट इज, मतलब बहुत ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजों को ध्यान किया गया है कि नए बिजनेसेस को मौका मिल सके। ओके, टू ऑफ द members have raised their hands. Just I have unmute you. Naman, please unmute. नमन अनम्यूट नहीं हुआ अभी आपका। यस नमन। फिर मुझे ये पूछना है कि जो जो 12 लाख रुपए का जो बिजनेस हुआ है वो सैलरीड पर्सन के लिए एग्जाम्पशन हुआ है या बिजनेसमैन के लिए हुआ है? जैसे मैं काम करता हूँ सर्जिकल का, तो जी व्हाट इज माय बेनिफिट, क्या बेनिफिट्स होंगे उसका थोड़ा बताओ आप। नहीं सर, जो ये 12 लाख का एग्जामेशन है दैट इज फॉर एवरीवन। इट इज रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन हो। हम एक ओके मोटे तौर पे समझे, अगर आप बिजनेसमैन हो तो ओके आप बता सकते हो आपका टर्नओवर अभी कितना है, किस तरह। सर ये तो काफी वैसी बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जी सर टर्नओवर इज 3 करोड़ रुपीज, तीन अच्छा, करोड़ कोई बात नहीं सर, वैसे आपका टर्नओवर 3 करोड़ है। जो जिन बिजनेसमैन का टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, तो हम एक ब्रॉड लेवल पे ये समझ सकते हैं कि उन बिजनेसमैन को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उनको ऑडिट कराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सिक्स ओके परसेंट का टैक्स, 6% का प्रॉफिट शो कर सकते हैं। 12 लाख का प्रॉफिट शो करके आप नील टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हो। सो जिनका ओके टर्नओवर 2 CR तक है, अगर कुछ बिजनेसेस का, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपका अगर 3 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको भी बेनिफिट है। मैंने एक टेबल शो करी थी, आई वुड शेयर माई पीडीएफ, मतलब पीपीटी। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको टैक्स बेनिफिट आपको भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर, समझ थैंक यू। पाया मैं चीजों को। ओके, थैंक यू सो मच। रोहित जी, आपका एक क्वेश्चन है, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन का जो क्राइटेरिया है, यस वो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या रहेगी? मतलब एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट इज एस्टेब्लिश्ड, बीइंग एस्टेब्लिश्ड एज अ न्यू यूनिट, वो जी। स्टार्टअप होगा, या कुछ नया नोवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए नहीं उसमें? सर, सर दो चीजें हैं। एक तो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बी इट अ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है।
बिजनेस कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बना होना चाहिए सर। मतलब कोई पुराना हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस था, हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी बना रहे हैं और फिर हम उसको स्टार्टअप में कैटेगराइज कर रहे हैं। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, और कोई भी पुरानी मशीनरी वगैरह का यूज नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी जो आप सर पूछ रहे हो कि कोई भी सर ऐसा नहीं है इसमें स्टार्टअप की डेफिनेशन में कि आपका कोई मतलब कोई नई चीज होनी चाहिए, कोई डिस्टिंग्विश बिजनेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ मिसकंसेप्शन। नॉर्मल बिजनेसेस के लिए भी, नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, या फिर इवन नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी स्टार्टअप की स्कीम एप्लीकेबल है। वो डीपीआई डबल आई टी में रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, 80 IC का बेनिफिट भी ले सकते हैं, टैक्स हॉलीडे भी ले सकते हैं। सो इट्स अ ट्रेडर्स मिसकंसेप्शन। भी ले सकते हैं, जी सर। ट्रेडर्स भी? जी सर, ट्रेडर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इट शुड बी एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड? यस सर, ओनली एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी। ओके, आई एम हाँ। एक्चुअली ऑलरेडी रनिंग अ ट्रेडिंग कंपनी इन द नेम ऑफ एलएलपी। अब ओके। मैं 3 साल से मेरी कंपनी वो चल रही है। अब ठीक मैं है। उसमें एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी कंपनी में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मेरी उस कंपनी में टर्नओवर अराउंड 9 करोड़ है इस साल। बिल्कुल। तो अब वो वाला बिजनेस उसमें बंद करके मैं दूसरा उसमें बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा हम्म। उसमें भी? हाँ, आप कर सकते हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि सर आपका कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस नहीं है, आप एग्जिस्टिंग एक कंपनी है, आप कोई नया बिजनेस हाँ। भी अगर शुरू करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन गो फॉर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पोस्ट वेबिनार यू कैन कनेक्ट विद मी, सो आई वुड गाइड यू द श्योर प्रोसेस। श्योर, आई विल डेफिनेटली या डू। ओके। ओके, वी आर टेकिंग आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मानस, उसके बाद हम सेशन कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। यस मानस जी। हेलो भैया। भैया जो हेलो। अभी हमने जो कैपिटल गेन की टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, तो यस। उसमें मेरी जो क्वेरी है वो ये है कि लेटस से हम मैंने इस साल में 3 प्लॉट्स बेचे, हम्म। जिसमें से मैं 2 प्लॉट पे जा रहा हूँ बाय ओल्ड रिजीम, मतलब 20% टैक्स हम्म। देना, और मैं एक पे जा रहा हूँ बाय 12.5%, क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा आ रहा है और उसमें कम आ रहा है। हम्म। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? मानस, आई वुड हैव टू चेक एंड गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल फाइल करेंगे, सो हम्म। मे बी हमको वहां पे एक ही स्कीम में ऑप्ट करना पड़ेगा कि वेदर हम सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए ओल्ड में जाएं या फिर न्यू के हिसाब से जाएं। बट आई वुड वंस चेक इट एंड गेट बैक टू यू। ठीक है भैया, चलिए, इस पे आई विल कनेक्ट विद यू सेपरेटली इस श्योर पे। श्योर। एक चीज आपको और भी चलिए, लास्ट थिंग, मतलब इस पे हम क्या हम्म। एट द एंड, बी इट ओल्ड रिजीम ना बी इट न्यू रिजीम, अगर हम 12.5 से टैक्स पे करते हैं, हम्म। उसके बाद कैन वी क्लेम 54 EC या 54F ओवर एंड अबव? हाँ हाँ, वो हम कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है, जो ठीक भी आपके मतलब एग्जेम्पशंस या फिर वो हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं नई है। प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में, वो हम क्लेम कर सकते हैं, उससे कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज सेपरेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो टीडीएस टीसीएस में कुछ काफी सारे चेंजेस हुए हैं सेक्शंस में। आई वुड नॉट रीड आउट एवरीथिंग, ये मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा, आप लोग देख सकते हो। बेसिकली रेट्स में चेंजेस नहीं किए गए हैं, काफी सेक्शंस की लिमिट्स को बढ़ाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जहां हमारी अगर इंश्योरेंस कमीशन पे अगर 15,000 की लिमिट थी पहले, तो उसको अब थ्रेशोल्ड लिमिट को 20,000 कर दिया गया है। एक जो मेजर चेंज आई वुड लाइक टू कवर, 194I रेंट। पहले 2,40,000 तक के रेंट पे हमको टीडीएस पे से ऊपर पे हमको टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता था, उस लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। सो बेसिकली इट्स नॉट 6 lakhs, इट इज 50,000 पर मंथ। सो अगर आप 50,000 पर मंथ से ज्यादा का रेंट अगर दे रहे हो, तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल है, उससे कम पे नहीं है। अब मान लीजिए सर, हमने कोई रेंटेड प्रॉपर्टी जनवरी में ली, जनवरी फरवरी मार्च, हमने ₹1,00,000 महीने का रेंट दिया, तो वैसे तो आप देखोगे कि 3 लाख का रेंट बैठ रहा है, और सम वुड थिंक कि ये 6 लाख से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 50,000 पर मंथ की लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। दीज आर सम major changes in TDS which I would like to cover. सर, लास्ट इंटरिम बजट में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, 194T। आई वुड रिक्वेस्ट बिजनेसमैन प्लीज ध्यान से सुन ले इस चीज को। जो भी लोग पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, एलएलपी रन कर रहे हैं, अभी तक हम जो भी पार्टनर्स को सैलरी या फिर इंटरेस्ट देते थे या कमीशन देते थे, उस पर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता था। बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, अब आप कोई भी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट या कमीशन देते हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म से किसी भी फॉर्म में आप प्रॉफिट पे करते हो, प्रॉफिट का शेयर पे करते हो, सो उस केस में
अब आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सो बहुत सर ध्यान रखने वाली चीज है ये, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स है अब उनको 10 लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट कि मार्च में ही सारे बिजनेसेस अपनी पार्टनरशिप फर्म्स के 10 इशू करवा लें, जिससे बाद में कॉम्प्लायंस के इश्यूज ना हो। हमको हर मंथ ही डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस। प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि होता क्या है, हम लोगों की बैलेंस शीट साल के एंड में फाइनलाइज होती है, पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन वगैरह साल के एंड में फाइनलाइज होती है। बट अब हम लोग को ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि हम शुरू से फर्स्ट मंथ से ही हम अपने प्रॉफिट्स को ऐसा एनालाइज करें, एक लिमिट्स बनाए कि हाँ, हमको हर महीना पार्टनर्स को इतनी सैलरी या इतना इंटरेस्ट पे होगा, और हमको मंथली टीडीएस के उसको फुलफिल करना पड़ेगा। हो सकता है सर कुछ केसेस में हम लोगों को अपने बिजनेस की पार्टनरशिप डीड्स को भी रिवाइज करना पड़े। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कई कई पार्टनरशिप डीड्स हमारी पुरानी बनी हुई होती हैं, उसमें सैलरी को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या उसको क्वांटिफाई किया हुआ होता है कई जगह सैलरी को। सो हमें अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है हम लोगों को अप्रैल से या मार्च के एंड में अपनी पार्टनरशिप डीड्स में कुछ रिवीजन कराना पड़े इस क्लॉज को लेकर। एक सर टीसीएस में बहुत बड़ा चेंज आया है। जो फॉरेन रेमिटेंस पे हम लोग टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आती थी, तो उस लिमिट को अब 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। होता क्या था सर, जैसे मान लीजिए अगर आप फॉरेन टूर पे जा रहे हो, तो पहले 7 लाख तक का अगर आप टूर पैकेज ले रहे हो तो उस पर 5% टीसीएस था। 7 लाख से ऊपर 20% का टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी थी। अब उसको लिमिट को 10 लाख कर दिया है, मतलब 10 लाख तक के टूर पैकेज पर 5%, 10 लाख से ऊपर के टूर पैकेज पर 20%। और एक बहुत वेलकम चेंज लाया है कि एजुकेशन पर्पस के लिए आप बाहर फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हो, तो उस पे से टीसीएस को एमिट कर दिया गया है। मतलब पहले फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन उस एजुकेशन के लिए भी 5% टीसीएस एप्लीकेबल था कुछ केसेस में, अब कंप्लीटली उसको रिमूव कर दिया गया है। फॉरेन रेमिटेंस अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं उस पर कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एक सर बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स 206C1H। जो भी ट्रेडर्स जिनका टर्नओवर 10 सीआर से ऊपर था, होता क्या था, अभी तक दो सेक्शंस काम कर रहे थे, 194Q टीडीएस का और 206C1H टीसीएस का। तो अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की सेल है किसी पर एक डीलर को साल में, तो हमको टीसीएस कलेक्ट करना होता था इस सेक्शन के अंडर में। और परचेजर को भी अगर वो किसी सप्लायर से 50 लाख से ऊपर का साल में माल ले रहा है, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता था। तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि टीडीएस लगाएं टीसीएस लगाएं, कई बार दोनों मतलब परचेजर सेलर दोनों चार्ज कर लेते थे और टैक्स का लॉस हो जाता था, मतलब हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी। सो गवर्नमेंट हैज नाउ ओमिटेड दिस सेक्शन। अब केवल टीडीएस का सेक्शन 194Q इफेक्ट में रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो हमारे अपडेट्स हैं, आई वुड नॉट कवर, वी कैन रीड इट आउट लेटर। सो इन द पीपीटी आई वुड शेयर, बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती हैं ये चीज़ें। तो आई हैव मेंशन इन 2 पेजेस जो भी जीएसटी के मेजर अपडेट्स हैं, यू कैन रिफर टू देम लेटर। कुछ और मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो हम 5 मिनट में और समझ लेते हैं, देन वी मूव टू आवर एमएसएमई टॉपिक। पार्टनरशिप फर्म्स के केस में रेमुनेशन की लिमिट्स बढ़ा दी गई है। जो पहले 3 लाख तक के प्रॉफिट पे हम 90% रेमुनेशन दे सकते थे पार्टनर्स को, और 3 लाख से ऊपर 60%, अब उस लिमिट को बढ़ा के 3 से 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 6 लाख तक के प्रॉफिट पे अब हम 90% रेमुनेशन पार्टनर्स को दे सकते हैं, और 6 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पे 60%। तो इससे होगा क्या सर, हमारे जो टैक्स लाइबिलिटीज है पार्टनरशिप फर्म्स की थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स को ज्यादा सैलरी दे पाएंगे अब। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारी पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर टैक्स का लाइबिलिटी कम हो जाएगी। एक सर फॉरेन कंपनीज के केस में हमको बेनिफिट मिला है कि फॉरेन टैक्स जो होता था कंपनीज पे, दैट वाज चार्ज एट 40%, उसको 35% पे अब रिड्यूस कर दिया गया है। एक इस बजट में बहुत एक मेजर हम लोगों को क्या कहते हैं रिलीफ मिला है। जो लोग अपनी आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, या फिर कुछ केसेस में हम लोगों को आईटीआर को अपडेट करना पड़ता है, जिन्होंने अपनी इनकम को कम डिक्लेयर करा होता है, या फिर कोई बचने के लिए हम लोगों को इनकम को बढ़ा के दिखाना पड़े जिसलिए केसेस ना लगे, या फिर कई बार हम आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न। अभी तक हम लोग केवल 2 साल तक का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे,
फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नाउ गवर्नमेंट हैज अलाउड दैट वी कैन फाइल ITRU फॉर 48 months, अप टू 48 months। तो दैट मीन्स हम आज की तारीख में नेक्स्ट ईयर से 4 साल तक का ITR एक साल फाइल कर सकते हैं। सो जिन लोगों के ITR फाइल नहीं होते थे, उनको बैंक लोन्स में दिक्कत होती थी, क्योंकि सारे बैंक्स आपको हर लोन के लिए 3 साल का आपका ITR रिकॉर्ड्स मांगते हैं। सो अब उनको रिलीफ मिलेगा, हम 4 साल तक की इकट्ठी ITR किसी भी टैक्स पेयर के फाइल कर सकते हैं जिसने ITR नहीं फाइल किया है, या फिर रिवाइज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर में और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या इस बजट में कुछ बेनिफिट सरकार ने हमको दिए हैं, इसका एक थोड़ा सा स्नैपशॉट है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को, एक्सपोर्टर्स को। गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जो टैक्स रिफंड्स मिलते हैं या फिर क्रेडिट डिसबर्समेंट्स मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को, रिलीफ्स मिलते हैं, उसको थोड़ा फास्टन अप किया जाए प्रोसेस को। मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड एक सरकार ने बनाया है 25,000 करोड़ का कॉर्पस। कस्टम ड्यूटी में कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स के लिए, कुछ वेवर्स दिए हैं, और वेयर हाउसिंग स्कीम्स में कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं एग्रीकल्चर और पेरिशेबल गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द updates in export and import sector in the current budget. एक सर आजकल बहुत हॉट चल रहा है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। बहुत लोग परेशान थे, हम भी बहुत परेशान थे, सारे प्रोफेशनल्स बिजनेसेस की, ये क्या चीज है, कोई नया बम तो नहीं फोड़ देंगी ताई हम पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट अभी 2 हफ्ते पहले इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस करा गया था, अभी इट्स पेंडिंग अप्रूवल। हम एक मोटा मोटा समझ लेते हैं जैसे सिंगल पेज स्नैपशॉट कि इनकम टैक्स बिल में क्या क्या आया है। सो बेसिकली किया क्या है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो बहुत पुराना एक्ट हो चुका है, 60 साल से ऊपर उस एक्ट को हो चुके हैं, बहुत अमेंडमेंट्स उसमें आ चुके हैं। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए उस टैक्स को। सो बेसिकली हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो रिवाइज होकर अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो जाएगा। एक टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट लाए हैं, इसका मतलब असेसमेंट ईयर, जो प्रीवियस ईयर हम टर्म्स यूज करते थे अब वो सारी रिमूव हो जाएंगी और केवल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा सबके लिए। डिजिटल इकोनॉमिक टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब क्रिप्टो करेंसी और जो ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं उनके ऊपर टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करा जाएगा और थोड़ा सा उसकी कवरेज बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी क्रिप्टो पे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे टैक्सेशन रूल्स नहीं है। एंटी अवॉइडेंस मेजर्स को, मतलब जो GRR हमारे मेजर्स होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो होती है 44 AD में जब तक होती थी उसका सेक्शन चेंज हो गया है और उस स्कीम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा रहा है जिससे ज्यादा बिजनेसेस अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकें। कैपिटल गेन्स को सिंप्लीफाई करा जाएगा। फेसलेस असेसमेंट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अभी कुछ केसेस में मैंडेटरी नहीं है आज भी, तो इट वुड बी मेड मैंडेटरी, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगी डिपार्टमेंट की। TDS और TCS को सिंप्लीफाई और रेशनलाइज किया जाएगा, उनके प्रोविजंस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और जो भी डिस्प्यूट्स हैं आपके वो फास्टर रिजॉल्व करने के लिए DRC कमेटी का गठन किया हुआ है काफी टाइम से, तो DRC वुड बी इफेक्टिव नाउ। So these were some of the major snapshot of the new income tax bill that will be introduced later. And most importantly, it would be effective from 1st of April 2026. तो कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके बाद उससे ये बिल एप्लीकेबल, हमारा नया एक्ट एप्लीकेबल होगा। वी वुड ट्राई कि हम जो नया इनकम टैक्स बिल जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो हम उस पर भी वेबिनार करेंगे अगर जरूरत लगेगी तो। नाउ बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अब हम पार्ट पे आ रहे हैं, सेक्शन 43BH, टाइमली पेमेंट टू MSMEs। बहुत सर हल्ला गुल्ला हो चुका है इस सेक्शन के इर्द गिर्द, बहुत लोग परेशान हो चुके, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सेक्शन वेव ऑफ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमको इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में रिलीफ नहीं दिया। बहुत रिप्रेजेंटेशंस गए सारे ट्रेड यूनियन से वर्ल्ड वाइड फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पूरे साल भर लगे रहे सब लोग कि मे बी इस बजट में कोई रिलीफ मिलेगा, बट कोई भी रिलीफ अब हमको इसमें पॉसिबल नहीं दिख रहा है। सो लेट अस नाउ डीप डाइव इनटू दिस सेक्शन। व्हाट इज सेक्शन 43BH? So basically section 43BH is introduced to ensure timely payments to the MSME suppliers. MSME suppliers की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखी थी, क्लासिफिकेशन क्या होता है,
सो बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है, अगर एक सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सप्लायर्स। जो बिजनेसमैन है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएसएमई मतलब सप्लायर आपका एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है, ही शुड हैव अ वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो आप कैसे पता लगा सकते हो कोई भी आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपको उसके लिए उसका उद्यम सर्टिफिकेट देखना होगा। तो अब दो चीजें हैं सर, एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है सप्लायर आपका, सर बात ही खत्म, ये एक सेक्शन हम पे एप्लीकेबल ही नहीं है। भले ही वो एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में, टर्नओवर क्राइटेरिया में फॉल करता हो, लेकिन उसने एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो उस हम पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा ही नहीं उस केस में। अब मान लीजिए हमारा सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, सो अगर वो ट्रेडर है सप्लायर तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। केवल अगर वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है तो दिस सेक्शन वुड इफेक्ट अस। उसके बाद भी मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है हमारा सप्लायर, सो अगर वो माइक्रो और स्मॉल में कैटेगराइज हो रहा है, सो दिस सेक्शन वुड बी एप्लीकेबल टू अस। इफ इट्स एन मीडियम एंटरप्राइज, दिस सेक्शन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू अस। सो कहने का मतलब है, अगर हमारा सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है और माइक्रो या स्मॉल में कैटेगराइज हो रहा है, तो ये सेक्शन हम पे एप्लीकेबल होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा सप्लायर हमारा माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है? वी वुड हैव टू चेक द सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट पे डिफाइन होता है कि क्या कैटेगरी में सप्लायर आपका फॉल कर रहा है, और क्या वो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब सर क्या 43BH के क्या पेमेंट रूल्स हैं? सो इट इज गवर्न्ड बाय द MSMED एक्ट, जो माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज का एक्ट है, उससे ही हमारा सेक्शन ये वाला गवर्न होता है। ये सेक्शन सर क्या बोलता है MSMED एक्ट? इसके प्रोविजंस बोलते हैं, अगर आपका सप्लायर के साथ कोई भी रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, सो पेमेंट आपको 15 दिन में करना है सप्लायर को, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपका रिटेन एग्रीमेंट है तो आपको पेमेंट 45 दिन, मतलब आप मैक्सिमम 45 डेज की पेमेंट गाइडलाइंस उसमें डाल सकते हो। अगर आपने 45 दिन से ज्यादा की टाइमलाइन रखी है उसमें एग्रीमेंट में, तो भी 45 डेज ही कंसिडर होगा। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आप एमएसएमई का पेमेंट 45 डेज में कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर हम एमएसएमई का पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, मान लीजिए 24-25 चल रहा है, हम ईयर एंड तक किसी को हम पेमेंट हमारी अगर आउटस्टैंडिंग रह जाती है, तो वो पूरी पेमेंट जो भी आउटस्टैंडिंग है 45 डेज से या 15 डेज से, वो हमारी डिडक्शन, मतलब हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी, हमें उस एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा और हमें उस लायबिलिटी पे टैक्स भरना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं आगे। दो और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सर, क्योंकि 43BH तो केवल इनकम टैक्स में आपको पिनलाइज करेगा, लेकिन जो MSMED एक्ट है उसके अंदर सप्लायर्स के पास दो और ऑप्शन होते हैं। अगर वो केस फाइल कर देते हैं समाधान में, समाधान पोर्टल MSME का, तो वहां पे द गवर्नमेंट कैन कंपेल यू टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट, और इंटरेस्ट कैन गो एज हाई अप टू 3 टाइम्स द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द RBI। मतलब अगर किसी सप्लायर ने, आपने अगर पेमेंट नहीं करी है, उसको कंप्लेंट कर दी उसने समाधान पोर्टल पे, और अगर गवर्नमेंट टेक्स एक्शन अगेंस्ट यू, तो जो भी 45 डेज या 15 दिन से का पीरियड एक्सीड होगा उस पे आपको बैंक, मतलब बैंक रेट से 3 टाइम्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और उस केस में और भी कुछ पीनल प्रोविजंस हैं, उस डिफॉल्टर से केस में फिर आपकी और भी काफी ज्यादा पेनल्टीज है, कुछ एप्लीकेबल हो सकता है बिजनेस के लिए, आपकी काफी, आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। सो वी हैव टू टेक वेरी मच केयर ऑफ दिस कि इस सेक्शन को रिलीजियसली फॉलो करा जाए, एमएसएमई की पेमेंट्स को ना होल्ड किया जाए, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारा कौन सा एमएसएमई सप्लायर हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर दे और हमारे बिजनेस की भी इमेज खराब होगी, प्लस हमको इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी बियर करनी पड़ेगी। तो ये हमने समझ लिया था कि हमको डिसअलाउंस मिलेगा इनकम टैक्स में, इम्प्लीकेशन मतलब नॉन कंप्लायंस से क्या क्या होगा। इनकम टैक्स में भी स्क्रूटनी बढ़ सकती है। हर साल मान लीजिए हम लोग एमएसएमई की पेमेंट्स को डिले कर रहे हैं, हमारा ऑडिट रिपोर्ट में हर साल जा रहा है ऐसा, तो मे बी इनकम टैक्स भी कुछ केसेस को फ्लैग करके उन पर मतलब उनके स्क्रूटनी में लगा दे कि हाँ ऐसा हर बार क्यों हो रहा है। और दूसरा, कैश फ्लो पे हमारे सीरियस इम्पैक्ट आएगा। जब हमें डिसअलाउंस होगा, वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, हमको उस पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि वो हमारा एक्सपेंस है।
और जब इतना हैवी हमको टैक्सेस बियर करने पड़ेंगे तो हमारे कैश फ्लो पे बहुत मेजर इंपैक्ट आ सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। मान लीजिए हमारी इनवॉइस की डेट है 1 मार्च 2025, हमने एग्रीमेंट नहीं बना रखा है, हमारी 15 दिन की टाइमलाइन है पेमेंट करने की विदाउट एग्रीमेंट। हमको 16 मार्च 2025 तक पेमेंट करना था, ठीक है, हमने 10 मार्च को पेमेंट कर दिया, 10 दिन में कर दिया, इसका मतलब हमने टाइमली पेमेंट कर दिया, तो हमको इसका डिडक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमारी पेमेंट इनवॉइस डेट थी 1 मार्च की, हमने पेमेंट करा नेक्स्ट मंथ में अप्रैल 2000 मतलब 25 अप्रैल 2025 में, 15 डेज का पीरियड एक्सीड हो गया। तो चूंकि 15 डेज का पीरियड एक्सीड हो गया तो हमको 24-25 में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या होगा, उस ईयर ये एक्सपेंस डिसला हो जाएगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में जब हम उसको पेमेंट कर देंगे तो फिर से हम इस एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं, 1 मार्च का बिल है, 15 दिन की पेमेंट टाइमलाइन है, हमने 10 मई को पेमेंट करा, तो सेम केस हमने 15 दिन के बाद पेमेंट करा, हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका अलाउंस मिलेगा। अब मान लीजिए सर हमारी एक इनवॉइस है 1 फरवरी 2025 की, हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था 45 डेज का पेमेंट टाइमलाइन है, हमने इसको पेमेंट करी सर जून में, हमको 18 मार्च तक पेमेंट करनी थी। मान लीजिए अगर हम उसको पेमेंट 18 मार्च को नहीं भी करते हैं, लेट हो जाता है, और 31 मार्च तक अगर हम उसको पेमेंट कर देते, तब भी हमको ये एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्लेम हो जाता। बट चूंकि हमने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करा, मतलब जून में पे करा, तो हमको वो डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिलेगा। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल। मान लीजिए हमारी इनवॉइस की डेट थी सर 1 जनवरी 2025, हमको 45 दिन के हिसाब से पेमेंट करना था 15 फरवरी 2025 तक, हमने पेमेंट लेकिन करा उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर में। तो इस केस में भी चूंकि हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में उसकी पेमेंट को क्लोज नहीं करा, तो हमको वो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब है सर, अगर आपकी कोई भी इनवॉइस मान लीजिए कर 24-25 फाइनेंशियल ईयर की है, 1 मार्च की है, 20 फरवरी की है, तो आपको उसको 31 मार्च तक 45 डेज तक मतलब उसको निपटाना है। 14 फरवरी से पहले की कोई भी इनवॉइस है उसके 45 डेज आपके मार्च में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। आप अगर 45 डेज से डिले भी कर देते हो, लेकिन अगर 31 मार्च तक भी इस इनवॉइस को क्लियर कर दोगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई इनवॉइस आपकी 1 मार्च की है, अब 1 मार्च के 45 डेज कंप्लीट होंगे आपके 14 अप्रैल को, अगर आपने 14 अप्रैल तक भी पेमेंट नहीं करी, आप सोच रहे हो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कभी भी पे कर दूंगा, ऐसा नहीं है। 1 मार्च की इनवॉइस की पेमेंट भी आपको 45 डेज में करनी है। अगर आपने 14 अप्रैल के बाद पेमेंट करी तो वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिसअलाउ हो जाएगी आपको, और 25-26 में जब आप पेमेंट कर दोगे उस साल आप फिर से उसको क्लेम करोगे। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए सर कोई छोटा सा बिजनेसमैन है जिसका 10 लाख का प्रॉफिट है और 50 लाख के उसके एमएसएमई के ओवरड्यूज है। अब देखने में तो छोटा सा लग रहा है कि यार चलो 10 लाख के प्रॉफिट से 10 लाख के प्रॉफिट पे किसी का बहुत माइनर सा टैक्स बनता है, लेकिन जो ये 50 लाख के उसके एमएसएमई के ओवरड्यूज हैं, इसकी वजह से होगा क्या सर, 50 लाख की उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसकी इनकम 10+10 60 लाख रुपीज की हो जाएगी, और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 18 लाख का, मतलब एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 17,37,000। सो इस सेक्शन को ना फॉलो करने से बहुत मेजर इंपैक्ट आ सकता है। शायद अभी हम लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था तो कुछ ऑडिटर्स ने भी बहुत रिगरसली इसको सेक्शन को फॉलो नहीं किया था, थोड़े से रिलीफ्स हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए ठीक है बिजनेसमैन सफर कर रहे हैं, मे बी ये सेक्शन पुल बैक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस ईयर जो भी आपके एमएसएमई पेमेंट्स ओवरड्यू होंगे, ऑडिटर्स की भी मजबूरी होगी कि उनको डिसअलाउंस करना पड़ेगा और हैवी इंपैक्ट आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 31 मार्च कंप्लीट होने से पहले पहले हम लोग अपने सारे बिजनेस को एनालाइज कर लें। हम लोगों को करना क्या चाहिए, अपने सारे क्रेडिटर्स को 2 कैटेगरीज में डिफाइन करना चाहिए, एमएसएमई, नॉन एमएसएमई।
डिफाइन करने से होगा क्या कि राउंड द ईयर वी कैन कीप अ चेक कि कौन से हमारी एमएसएमई की जो पेमेंट्स हैं वो ओवर एंड अबव द ड्यू डेट्स चल रही हैं। दूसरा, हमको अपने सारे सप्लायर्स से उनका एमएसएमई सर्टिफिकेट हर साल लेना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि हो सकता है हर साल, मान लीजिए कोई सप्लायर लास्ट ईयर हमारा माइक्रो या स्मॉल में था, अब वो इस साल हो सकता है मीडियम में आ गया, उसका टर्नओवर बढ़ गया हो, तो हमें उसको पेमेंट टाइमलाइंस फॉलो नहीं करनी। लेकिन हमने सर्टिफिकेट लास्ट ईयर ही लिया हुआ, तब से हमने उसको एमएसएमई क्लासीफाई करा हुआ है और हम उसको आगे भी एमएसएमई क्लासीफाई करते हुए चल रहे हैं। या फिर मान लीजिए कोई हमारा सप्लायर पहले ट्रेडर क्लासिफाइड था, इस साल उसने क्या करा कि छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर लिया कोई, और अपने एमएसएमई सर्टिफिकेट में मैन्युफैक्चरिंग अपडेट कर दिया। अब होगा क्या, पहले वो हमारे सेक्शन 43BH में अट्रैक्ट नहीं होता था बिकॉज ही वॉज अ ट्रेडर, बट इस साल उसने मैन्युफैक्चरिंग में ले लिया, तो अब उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो गया और हमको 43H का मतलब इस सेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। तो हर साल हमको अपने सारे सप्लायर्स का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। हम क्या कर सकते हैं इस सेक्शन को, मतलब एमएसएमई की टाइमलाइंस को फॉलो करने के लिए हम ईआरपी या फिर अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो भी पेमेंट ड्यू डेट्स हैं, एमएसएमई की पेमेंट्स की डिले हो रहा है उसको हम ट्रैक कर सकें। हम अपने सप्लायर्स से नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए किसी सप्लायर से हमारा एग्रीमेंट नहीं है रिटर्न, तो आई अर्ज एवरीवन कि आप सारे सप्लायर से रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं अपना, क्योंकि वरना 15 डेज की टाइमलाइन मानी जाएगी अगर एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है। हमको अपने बिजनेस के बजट को एलोकेट करना पड़ेगा, पूरे साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी एमएसएमई पेमेंट्स की, जो एमएसएमई की पेमेंट्स हो डिले ना हो, और हमें एग्रीमेंट्स रखने पड़ेंगे। अब एग्रीमेंट कैन बी रजिस्टर्ड, मतलब आप स्टैम्प पे भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, तो आप नॉर्मल पेपर पे भी एग्रीमेंट बना सकते हो, बट आई वुड प्रीफर कि आप स्टैम्प पे एग्रीमेंट्स बनाइए जिससे वो आगे लीगली भी स्टैंड हो सकें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटन एग्रीमेंट्स बना के रखें। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। I am now open for questions and feedbacks. I hope you loved the session. और किसी को कोई भी अगर डाउट्स हैं, सो अभी हम लोगों ने कुछ ओवरव्यू लिया है कि बजट के कुछ सेक्शंस के थ्रू एमएसएमई से कैसे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, अभी और भी बहुत तरीके होते हैं कैपिटल गेन्स को मैनेज करने का। शेयर्स के कैपिटल गेन्स को कैसे मैनेज करना है, वी हैव एक्सपर्टीज इन दैट। प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स को कैसे मैनेज करना है, एडवांस टैक्स कैसे मैनेज करना है, एमएसएमई के सेक्शन के इर्द गिर्द हमको कैसे ध्यान रख के अपने बिजनेस के पेमेंट्स को, टैक्सेस को मैनेज करना है। सो छोटी छोटी टैक्स प्लानिंग्स होती हैं। सो आई गिव यू ऑल एन अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हो, जो भी वेबिनार के अटेंडीज हैं। सो I would give them an opportunity to book a free consultation with me. So that's only for a webinar attendees. तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज डाल सकते हो एंड वी वुड बी हैप्पी टू कनेक्ट, आइदर वी कैन कनेक्ट ऑन जूम कॉल या फिर हम फिजिकल मीटिंग भी कर सकते हैं। तो यू कैन प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज टू बुक अ मीटिंग। एंड नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज, प्लीज। Yes, Rohit ji, you would get a recording of the webinar. It's being recorded and it would be shared in 1 or 2 days. चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, यश वर्मा ने पूछा है कि व्हाट वी डू इफ पेमेंट टू एमएसएमई 60 डेज में अगर हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया। ओके, सो अगर मान लीजिए आपका 1 जनवरी का बिल है या 15 जनवरी का बिल है, मान लीजिए 15 जनवरी के बिल को आपको 1 मार्च तक पे करना था 45 डेज के अंदर। तो वैसे तो अगर मान लीजिए आपने उसको 60 डेज में पे करा, दैट मीन्स आपने 16-17 मार्च के आसपास उसको पे करा, 45 डेज का टाइमलाइन एक्सीड हो गया है, तो एमएसएमई एक्ट के खिलाफ तो वैसे आपने मतलब टाइमलाइन अपने एक्सीड कर दिया, बट क्योंकि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया उसको, तो वो आपको उसका डिसअलाउंस नहीं देना पड़ेगा। रीजन बीइंग होगा क्या, ऐसे मान लीजिए आपने पेमेंट डिले करी, तो वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिसअलाउ होगा पहले वो एक्सपेंस, लेकिन आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दी 31 मार्च से पहले, तो वो एक्सपेंस आपको रीअलाउ हो जाएगा। तो मतलब नेट इफेक्ट उसका क्या होगा कि आपको डिसअलाउंस नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बिल 1 मार्च का है, उस बिल को आपको 14 अप्रैल तक 45 डेज में पे करना पड़ेगा। अगर उस बिल को आपने 60 डेज में पे करा, तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, उस केस में आपको डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगा।